हेलो दोस्तों, श्री रामचरण यादव इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप लोगों को आज से यूट्यूब पर हर एक क्लास की पीडीएफ नोट्स और वीडियो मिलेगी, तो आप अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से पढ़ सके। तो देखिए, आज की जो क्लास होने वाली है क्लास 12 की फिजिक्स का पार्ट नंबर 1 होने वाला है। तो इसमें देखिए, फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर है आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले इसका बेसिक सीखते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स के बारे में आपको भली भांति पता है, तो इसका बेसिक हम पढ़ा चुके हैं। देखिए, फिजिक्स में यहाँ पर इसकी दो शाखाएं पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर विद्युत की और इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब होता है गतिकी। तो स्थिर विद्युतकी के अंतर्गत देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी रुके हुए चार्ज के बारे में अध्ययन करेंगे। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंतर्गत हम लोग गतिमान आवेश का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, अगर हम यहां पर बात कर लें स्थिर विद्युतकी की, स्थिर वैद्युतकी, देखिए स्थिर विद्युतकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। रेस्ट चार्ज के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतकी कहते हैं। अब देखिए, यहां पर जब आवेश रेस्ट में होगा, यानी आवेश रेस्ट में होगा, तो यहां पर इसके कुछ अपने खुद के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे देखिए, अगर आवेश रेस्ट में है तो इसके पास केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी ये जो रिप्रोड्यूस करेगा अपने अंदर से, अपने भीतर से जो प्रोड्यूस करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। अब देखिए, अगर मान लेता हूं कि जो चार्ज है, अगर चार्ज मोशन में हो जाए यानी गति की अवस्था में आ जाए, तो आवेश के पास दो चीजें आ जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब, अगर आवेश स्थिर अवस्था में होगा तो उसके पास केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र होगा, और आवेश अगर गति की अवस्था में होगा यानी मोशन में होगा, तो इसके पास वैद्युत क्षेत्र के अलावा मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। और अगर यही आवेश एक्सिलरेटेड मोशन यानी त्वरित गति से गतिमान होगा, तब जब आवेश यहाँ पर आवेश का जो त्वरण होता है, एक्सिलरेशन, वो जीरो नहीं होगा, यानी ये त्वरित गति से चल रहा होगा, तब इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्सर्जित करेगा। यहाँ पर 3 पॉइंट आपको ध्यान देना है कि अगर आवेश रेस्ट में होगा, स्थिर अवस्था में होगा, तो आवेश के पास केवल और केवल क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र। और अगर आवेश मोशन में होगा, गति कर रहा होगा, तो इसके पास वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होगा। और अगर वही आवेश एक्सिलरेटेड मोशन यानी त्वरित गति से गतिमान होगा, तो 3 चीजें देगा, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करता है। बात समझ में आई? अगर आवेश त्वरित गति से गतिमान होगा तो उसके पास वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी होगी। बात समझ में आया? चलिए यहां पर हम बात कर लें, आ जाते हैं पहली स्लाइड पर। देखिए, हमने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हमने यहां पर लिख रखा है स्थिर आवेश का अध्ययन करना, यानी फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। और भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गतिमान आवेश का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं। अब देखिए, अगर दैनिक जीवन में स्थिर विद्युतकी के अनुप्रयोग की बात करते हैं कि इसका प्रयोग कहां कहां किया जाता है, तो हम लोग जो यहाँ पर छाया प्रति बनाने के लिए स्थिर विद्युतकी का प्रयोग किया जाता है, यानी इस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई फोटोस्टेट वगैरह करते हैं किसी मशीन से, ठीक है ना, तो ये छाया प्रति का ही मतलब होता है, फोटोस्टेट वगैरह करते हैं तो जो प्रिंटिंग होती है
वो किस सिद्धांत पे काम करता है, वो स्थिर विद्युत्की के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। और दूसरी चीज हम वान डे ग्राफ जनरेटर पढ़ेंगे आगे चल करके, ठीक है ना। जो दूसरे लेसन में हम वान डे ग्राफ जनरेटर पढ़ेंगे तो वहां पर चीजें पता चल जाएंगी कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, स्थिर विद्युत्की का प्रयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए तो देखिए अगले स्लाइड पे आते हैं। सबसे पहले स्थिर विद्युत्की के अंतर्गत हम चार्ज का अध्ययन करते हैं। चार्ज होता क्या है, आवेश क्या होता है। तो आवेश जो है, आवेश की अगर हम बात कर लें, एक सेकेंड देखिए, अगर हम आवेश के बारे में अगर बात कर लें तो देखिए स्थिर विद्युत्की के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में। आवेश की जो खोज हुई वो 600 ईसा पूर्व में ही हो गई थी। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। थेल्स ने अंबर की छड़ को ऊन के टुकड़े से रगड़ करके देखा। देखिए उनकी कहानी क्या थी कि एक बार थेल्स जो थे ऐसे कुर्सी पर बैठे हुए थे और एम्बर की छड़ को अपने ऊन से बने हुए कपड़े को इस तरीके से रगड़ रहे थे। उन्होंने कुछ समय बाद, कुछ देर बाद देखा कि वे टुकड़े एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे और इन्होंने देखा कि एक दूसरे को वो आकर्षित करते हैं। तो इसके प्रभाव के बारे में इन्होंने जाना और जस्ट इनके बाद इन्होंने देखा कि छोटे छोटे टुकड़ों को वे पदार्थ अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए, जैसे हम पेन को अपने सर में थोड़ा थोड़ा रगड़ करके अगर जमीन के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो वो टुकड़े अपनी तरफ धीरे धीरे आकर्षित हो जाते हैं पेन में। और जब कभी कभी हम लोग कंघी करते हैं सर में तो बाल जो होता है कंघी की तरफ अपने आप अट्रैक्ट होने लगता है। और अगले एग्जांपल की बात करें तो जैसे बैलून है, बैलून को अगर सर में रगड़ करके जमीन के पास अगर छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाइए तो वो टुकड़े उठ करके बैलून में आकर के चिपक जाते हैं। तो यानी कहने का मतलब सिंपल सी चीजें हैं कि अगर किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो वे एक दूसरे को अपने तरफ क्या करते हैं, या तो आकर्षित करते हैं या तो फिर प्रतिकर्षित करते हैं। ये उनमें प्रॉपर्टी आ जाती है। देखिए उनके बाद 1600 ईस्वी में गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि आपस में रगड़े जाने पर छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। चलिए तो यहां पर देखते हैं, जैसे कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ करके देख सकते हैं, ठीक है ना। रेशम के टुकड़े से रगड़ करके देखें तो इनमें आकर्षण की प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। और दूसरा एग्जांपल की बात करें, जैसे एबोनाइट की छड़ ले लीजिए। एबोनाइट की छड़ को अगर हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो इनमें भी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो यहां से सिद्ध हो जाता है कि अगर किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं, या तो आकर्षित करते हैं या फिर प्रतिकर्षित करते हैं। तो आइए यहां पर हम जानते हैं कि आकर्षण कब होगा और प्रतिकर्षण कब होगा। देखिए तो इसी से जुड़ी हुई जानकारी पहले यहां पर देख लेते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसमें हमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का क्या होता है, अनुभव होता है। आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। भाई आवेश के मात्रक की अगर हम बात करें तो आवेश के प्रायः दो मात्रक होते हैं। एक तो एसआई पद्धति में कूलाम होता है और दूसरा सीजीएस पद्धति में देखिएगा। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है या फिर ESU। देखिए हमने यहाँ पर आपको क्या बताया कि सीजीएस पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है। स्टेट कूलाम समझ में आया। उसके बाद इसी को हम ESU के नाम से भी जानते हैं, अर्थात इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है सीजीएस पद्धति में इसके जो मात्रक होते हैं स्टेट कूलाम, और स्टेट कूलाम को हम ESU के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। और यहाँ पर मैंने बताया कि एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है।
अर्थात 1 कूलाम इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 9 ESU के बराबर होता है। ठीक है ना। और अगर हम आवेश की बात करते हैं तो आवेश की विमा क्या होती है, AT। आपको फाइंड करना है किस तरीके से, Q बराबर फार्मूला क्या होता है, I इंटू टी। Q इक्वल टू I इंटू टी होता है। तो यहाँ पर धारा की जो बीमा होती है वो क्या होती है, A होती है, और समय की बीमा क्या होती है, T होती है। और इसे अगर संयुक्त कर देंगे तो आवेश की बीमा क्या आ जाएगी, AT। बात समझ में आई। तो आवेश की बीमा क्या होती है, AT। और जो आवेश होता है, आवेश किस प्रकार की राशि है, आवेश। तो आवेश कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। आवेश एक प्रकार की अदिश राशि होती है। और आवेश के प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो आवेश की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो यहाँ पर आवेश के यहाँ पर 3 गुण होते हैं। आवेश का संरक्षण क्या कहता है, ध्यान से समझिए। अगर हम आवेश के संरक्षण की बात कर लें कि आवेश का संरक्षण क्या होता है, देखिए आवेश का संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं इसे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश का संरक्षण, किसी भी पदार्थ में आवेश जो होता है वो संरक्षित रहता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आवेश को ना तो उत्पन्न ही किया जा सकता है और ना तो नष्ट ही किया जा सकता है, किंतु इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। बात समझ में आया, एक बार फिर सुनिए। आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, किंतु इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। अब देखिए, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो वस्तु धनावेशित होती है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वो क्या होती है, ऋणावेशित होती है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज और होते हैं, जरा समझिए यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर बात कर लूं, ये मेरे पास वस्तु है, एक वस्तु ये है, और यहाँ पर मेरे पास ये दूसरी वस्तु है, ठीक है ना। तो अगर चार्ज का स्थानांतरण करना होगा तो किस तरीके से करते हैं, हम इसे एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं, अर्थात इसे इन दोनों पदार्थों को हम चालक तार से जोड़ देते हैं। अब देखिए, आवेश का स्थानांतरण इसमें किस तरीके से होगा, ऊर्जा के आधार पर होता है। यहाँ पर हम एनर्जी लेवल देखते हैं, जिसका एनर्जी लेवल अधिक होगा, अधिक हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ आवेश का स्थानांतरण होता है। तो देखिए, अगर E1 का मान अधिक है E2 से, तो E1 से जो आवेश है वो स्थानांतरित हो जाएगा E2 में। बात समझ में आ रही है। या अगर ऊर्जा नहीं देगा, एनर्जी नहीं देगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल देगा, पोटेंशियल। अगर यहाँ पर पोटेंशियल की बात हम करें, विभव की बात करते हैं, तो विभव V1 अगर बड़ा हो V2 से, V1 का मान यानी पहले पदार्थ का विभवांतर अधिक हो दूसरे पदार्थ से, तो भी यहाँ पर आवेश का स्थानांतरण पहले पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर होगा। ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या आवेश पूरा का पूरा आवेश पहली वस्तु में से निकल के दूसरी वस्तु में चला जाएगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर हमारे पास 2 बाल्टियां हैं, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास 2 बाल्टी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों बाल्टियों को हम एक पाइप के सहारे जोड़ दें। इस बाल्टी में मैंने पूरी तरीके से पानी भर रखा है, और इस नल को हम क्या कर दें, ओपन कर दें। जब ओपन कर देंगे तो उसमें का पानी इसमें आना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पानी कब तक जाएगा, तो आप यही बताएंगे कि सर जब तक दोनों के तल आपस में बराबर नहीं हो जाते तब तक यहाँ पर पानी ट्रांसफर होता रहेगा। जैसे ही इनका तल बराबर हो जाता है वैसे ही पानी जाना रुक जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से जब यहाँ पर दोनों का ऊर्जा लेवल बराबर हो जाता है भैया, पहली बॉडी से दूसरी बॉडी का एनर्जी लेवल अगर बराबर हो जाता है तो आवेश का स्थानांतरण रुक जाता है। ठीक विभव भी उसी प्रकार दर्शाता है कि अगर V1 बराबर होगा V2 के, तो आवेश का स्थानांतरण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। चलिए यहाँ पर और थोड़ा से समझिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे मैं मान लूं यहाँ पर
मैंने दे दिया ये E1 है, ये E2 है। अब मैंने दे दिया कि E2 का मान अधिक है E1 से। अब मैंने पूछा कि अब आवेश का स्थानांतरण पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में होगा या दूसरी वस्तु से पहली वस्तु में होगा। तो आप क्या कहेंगे कि सर इसमें दूसरी वस्तु का जो एनर्जी लेवल है वो अधिक है, तो वहां से आवेश का स्थानांतरण पहली वस्तु में हो जाएगा। बोलिए क्लियर हुआ? यानी अब जो है आवेश का स्थानांतरण दूसरी वस्तु से पहली वस्तु में होगा। और कब तक होगा? जब तक दोनों की आपस में ऊर्जा बराबर नहीं हो जाती है। ठीक है, चलिए यहां पर एक प्रश्न बनता है कि ये बताइए कि जब आवेश का स्थानांतरण होता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सिंपल सी चीज है कि भाई जब एक वस्तु से आवेश का स्थानांतरण दूसरी वस्तु में होगा तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु से निकल के जाएंगे उसका द्रव्यमान उतना ही कम हो जाता है। ठीक है, और जिस वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है। बात क्लियर हुई? ओके, समझ में आ गया? यानी जिस वस्तु से आवेश निकल करके दूसरी वस्तु में जाएगा उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा और जिस वस्तु में आवेश निकल के जाता है उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। कारण क्या है? कारण ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, ये सबको पता है। आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास अपना खुद का द्रव्यमान होता है। जब इलेक्ट्रॉन इसमें से ट्रांसफर होगा तो इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। चलिए तो यहां पर देखते हैं, चलिए तो यहां पर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? आवेश का संयोजन। यहां पर समझिए आवेश का संयोजन क्या होता है। अगर आवेश के संयोजन की हम बात करते हैं, आवेश का संयोजन, आवेशों का संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, इसे इंग्लिश में बोलेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेशों का संयोजन। देखिए आवेश जो होते हैं वो आवेशों को उनके चिन्ह के साथ उनका बीजगणितीय योग कर दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर एक बॉडी है जिसमें बहुत सारा आवेश Q1, Q2, Q3, Q4 इस तरीके से कई सारे आवेश इस बॉडी पर काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हमें इनका बीजगणितीय योग निकालना होगा तो Q = Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इस तरीके से इन आवेशों को आपस में हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब यह है कि आवेशों का जो संयोजन यानी जोड़ निकाला जाता है, उनका बीजगणितीय योग निकाला जाता है, उनके चिन्ह के साथ आपस में उन्हें क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। अगर आवेश माइनस में होगा तो उसके माइनस चिन्ह के साथ जोड़ेंगे और आवेश प्लस में होगा तो प्लस चिन्ह के साथ ऐड कर देते हैं। अब चलिए यहां पर अगर उसके हम तीसरे प्रॉपर्टी की बात करें तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? ध्यान से देखिए, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटमीकरण। चलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? ध्यान से सुनिए। जैसे यहां पर इसका रूल होता है कि जब किसी वस्तु से आवेश का स्थानांतरण किसी दूसरी वस्तु में होता है तो वो हमेशा एक पूर्ण संख्या में होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारी क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, अगर वहां पर कोई छोटा बच्चा आ जाता है तो अब संख्या आप पूरी संख्या लेंगे, संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। तो यहां पर इसका रूल ये कहता है कि अगर किसी वस्तु से आवेश का स्थानांतरण होता है तो हमेशा एक पूर्ण संख्या में ही आवेश का स्थानांतरण होगा। जैसे यहां पर आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि 0.5 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आवेश का स्थानांतरण होता है तो इंटीजर मल्टीपल होता है, अर्थात एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या में ही आवेश का स्थानांतरण होता है। जैसे यहां पर मैं बोल दूं कि 2/3 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, तो ये बिल्कुल गलत है। हमेशा जब भी आवेश का स्थानांतरण होगा
तो हमेशा एक पूर्ण संख्या में होता है। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। आप कभी भी पॉइंट और भिन्नात्मक मान नहीं ले सकते हैं इसमें। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब यही होता है कि आवेश का स्थानांतरण जब भी होता है तो एक पूर्ण नंबर में होता है, एक पूर्ण संख्या में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ जाते हैं, आवेश के प्रकार की बात करते हैं कि आवेश कितने प्रकार का होता है। तो यहां पर आवेश 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह कहा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, और दूसरे का नाम है विजातीय आवेश। सजातीय आवेश और दूसरा है विजातीय आवेश। सजातीय आवेश और विजातीय आवेश, इसे बोलेंगे लाइक चार्जेस और इसे बोलेंगे अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस। देखिए सजाती का मतलब होता है समान आवेश और विजाती का मतलब होता है विपरीत आवेश। समान आवेश जैसे मैं मान लूं कि प्लस प्लस हो गया, प्लस प्लस हो गया, या फिर माइनस माइनस हो गया, ये सजाती आवेश हो गए। और विजाती आवेश का मतलब एक प्लस दूसरा माइनस, या फिर एक माइनस दूसरा प्लस, यहां पर ये विपरीत आवेश होते हैं। तो यहां पर बात समझिएगा, जो सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षण का काम करते हैं, यानी इनके बीच में प्रतिकर्षण की प्रॉपर्टी होती है। और विजातीय आवेश जो होते हैं उनमें अट्रैक्शन यानी आकर्षण की प्रॉपर्टी होती है। विजातीय आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सजातीय आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अर्थात प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं तक होगी। कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा लंबी क्लास होगी और पूरे के पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं कल की क्लास को। तो इन क्लासों को बिल्कुल छोड़िए मत, सिरे से लेकर के, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए और चैनल बने रहिए और इसी तरीके से लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी।